हेलो बच्चों पार्टी। आज हम शुरू कर रहे हैं हिंदी व्याकरण का पार्ट 2। ठीक है, तो पहले पार्ट में हमने देखा कि वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण के कितने प्रकार होते हैं। फिर हमने पढ़ा कि स्वर वर्ण के हमने स्वर वर्ण के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ने वाले हैं व्यंजन वर्ण के बारे में। तो व्यंजन वर्ण के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं कि व्यंजन वर्ण क्या होता है, उसके कितने प्रकार होते हैं। आज हम उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। फिर उससे आगे हम अपनी जानकारी को आगे बढ़ाते हुए कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा व्यंजन वर्ण क्या होता है। तो जैसे कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उसे हम कहते हैं व्यंजन वर्ण कहते हैं। यानी कि कोई भी ऐसा वर्ण होगा, कोई भी ऐसा शब्द होगा जो बिना स्वर की सहायता से नहीं कहा जाएगा, उसको हम कहेंगे व्यंजन वर्ण। इससे बात करते हैं क, च, ट, त, प, ये क्या होते हैं, हमारे व्यंजन वर्ण होते हैं। अब देखते हैं व्यंजन वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। हमारे जनरली 6 प्रकार के हमारे व्यंजन वर्ण होते हैं। पहले बारिश का नाम पढ़ते हैं। पहला होता है हमारा स्पर्श व्यंजन, फिर होता है हमारा द्विगु व्यंजन, फिर होता है हमारा अनुनासिक, फिर होता है हमारा अंतस्थ व्यंजन, फिर होता है ऊष्म व्यंजन, फिर होता है हमारा संयुक्त व्यंजन। तो हम देखते हैं बारी बारी से कहाँ से क्या क्या होते हैं, इनकी कितनी पहचान है, कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन उसको कहते हैं जिसको मैं बोलने में ना किसी की सहायता लेनी पड़ती है। जैसे दांत की सहायता लेनी पड़ सकती है, तालु की सहायता लेनी पड़ सकती है, जी की सहायता लेनी पड़ सकती है, कंठ की सहायता लेनी पड़ सकती है। तो ये कहाँ से कहाँ तक होते हैं, हमारे होते हैं क से लेके म तक। इसको कहते हैं क वर्ग से लेके प वर्ग तक। इनकी कुल संख्या कितनी होती है, इनकी संख्या होती है टोटल 25 इनकी संख्या होती है। क वर्ग से लेके प वर्ग तक इनकी संख्या कुल 25 होती है। फिर बात करते हैं द्विगु व्यंजन क्या होता है, हमारा ड और ड होते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है, कुल 2 इनकी संख्याएं होती हैं। अगला बात करते हैं अनुनासिक। अनुनासिक क्या होता है, किसी भी वर्ण का पहले 5 वर्णों का अंतिम वर्ण, प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण, जैसे कि अंग, य, न, न और म, ये होते हैं हमारा अनुनासिक। यानी कि प्रत्येक वर्ण का 5वां वर्ण को हम कहते हैं अनुनासिक कहते हैं। अगला हम बात करते हैं क्या कि अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं हमारे, ये होते हैं हमारे य, र, ल, व। इनकी संख्या कुल कितनी होती है, इनकी संख्या होती है 4 इनकी संख्या होती है। अगला बात करते हैं ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन वो व्यंजन होते हैं इनको बोलने में मुंह से ऊष्मा की उत्पत्ति होती है, यानी कि बहुत ज़्यादा गर्माहट की उत्पन्न होती है। इसको जैसे बोलने में हमको बहुत समय भी लगता है और थोड़ा सा जोर भी लगाना पड़ता है। ऐसे बात करते हैं तालाब श, मूर्धन्य श, दंती श, ह। ये कितने होती है, हमारे होते हैं जनरली 4 हमारे ये होते हैं। अगला बात करते हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, होते हैं जनरली 4 प्रकार के होते हैं। संयुक्त व्यंजन उन व्यंजनों कहते हैं कि 2 व्यंजनों के वर्ग से 2 व्यंजनों को जोड़कर हमको संयुक्त व्यंजन हमको प्राप्त होता है। ऐसे बात करते हैं अक्ष, त्र, ज्ञ और श्र। इसके बारे में आगे देखते हैं कि किन किन वर्णों को जोड़ के हमें ये 4 वर्ण हमको प्राप्त होते हैं, वो हम अगले आगे हम इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर देखते हैं कि अभी हमने आपको बताया कि स्पर्श व्यंजन जो होते हैं किसी न किसी की सहायता से बोलने में हमको लगती है। जैसे बात करते हैं क वर्ग। तो क वर्ग क्या क्या होते हैं हमारे, क, ख, ग, घ, अंग। ये अंग हमारे फिर से हो गया अनुनासिक, यानी कि 5वां वर्ण। प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण होते हैं हम अनुनासिक। ठीक है, उनका उच्चारण कहाँ से होता है, उनका उच्चारण हमारा होता है कंठ से। किस वर्ण की बात कर रहे हैं हम, क वर्ग की। तो क वर्ग का उच्चारण कहाँ से होता है, हमारा कंठ से उसका उच्चारण होता है। जैसे कि आप बोल के भी देख सकते हो क, ख, ग, घ। अगर आपने कंठ को बंद करके आप बोलने की कोशिश करो तो आप नहीं बोल पाओगे। इसलिए इसे हम कंठ से बोलने वाले वर्ण यानी कि क वर्ग से हम उसको बोलते हैं। ऐसे आप ऐसे याद रख सकते हो, क वर्ग कंठ, क से कंठ, ऐसे आप उसको याद रख सकते हैं। फिर बात करते हैं हम च वर्ग। तो च वर्ग क्या क्या होता है हमारा, च, छ, ज, झ, य। फिर यह हमारा अनुनासिक व्यंजन। इनको बोलने में किसकी हमको सहायता लगती है, इसको बोलने हमको तालुत्व से बोलते हैं, यानी कि हमको तालु की सहायता हमको इसको बोलने में लगती है। ऐसे क्या बोल के आप चेक कर सकते हो। अगला बात करते हैं ट वर्ग। ट वर्ग क्या क्या होता है हमारा, ट, ठ, ड, ढ, न। इनको बोलने किसकी सहायता हमको लगती है, मूर्धा की सहायता हमको लगती है इनको बोलने में, इनको उच्चारण करने में। फिर बात करते हैं हम त वर्ग। त वर्ग क्या होते हैं हमारे, त, थ, द, ध। और ये किसके उच्चारण से होते हैं, हमारे दांत की सहायता से इसको हम बोल पाते हैं। जैसे हम बोलते समय क्या करते हैं, अपने जीवा हमारे दांत पे आ जाता है, दोनों का मिलाप होने से हम इसको बोल पाते हैं, नहीं तो हम उसको नहीं बोल पाएंगे। ठीक है, अगला बात करते हैं हम प वर्ग। तो प वर्ग किसकी उच्चारण से होती है, हमारे ओठ की सहायता से। बिना आप ओठ को एक दूसरे में स्पर्श किए बिना आप प वर्ग आप नहीं पढ़ सकते हो। आप बोल के घर आप इसको आप चेक कर सकते हो, बिना ओठ को मिलाए हुए आप प वर्ग नहीं पढ़ पाओगे, क्योंकि इसको उच्चारण हमारा ओठ से उसका उच्चारण हमारा होता है। अगला बात करते हैं कि अब 2 हमारा और टर्म है। पहला टर्म क्या हमारा अल्पहार, फिर हमारा है महाप्रहार। ठीक है, अल्प प्राण और महाप्राण क्या होते हैं हमारे, अल्प प्राण और महाप्राण। तो अल्प प्राण क्या होते हैं हमारे, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा एवं 5वां को हम कहते हैं अल्प प्राण कहते हैं। फिर से जैसे क वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां, पहला, तीसरा और 5वां को हम कहते हैं अल्प प्राण कहते हैं, प्रत्येक वर्ग का। ठीक है, वैसे ऐसे देखो च वर्ग में पहला, तीसरा और
5वां को हम कहते हैं अल्प प्राण कहते हैं। अगला हमारा होता है महाप्राण। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा। कौन सी बात हो रही है हमारी? दूसरा और चौथा। फिर से देखो, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा क्या होता है हमारा? वो होता है हमारा महाप्राण होता है। अभी हमने आगे पढ़ा था कि संयुक्त व्यंजन के बारे में हमने पढ़ा था क्या क्या होता है हमारे? छ, अक्ष, त्र, ज्ञ और स्र। देखते हैं संयुक्त व्यंजन किन वर्णों के जोड़ से बनता है। जैसे क हलंत जोड़ स से क्या बनता है हमारा? अक्ष बनता है। फिर त्र देखते हैं, त हलंत जोड़ र से क्या बनता है हमारा? त्र। ऐसा आप देख के बोल के दे सकते हो। अक्ष में क और स का मिलाप से बनता है। त्र का त हलंत जो र के मिलाप से हमारा त्र बनता है। ज्ञ की बात करते हैं, ज हलंत जो य के मिलाप से हमारा ज्ञ बनता है। श्र की बात करते हैं, स हलंत तालाब स हलंत जो र के मिलाप से हमारा क्या बनता है? श्र बनता है। ठीक है, फिर से आप देखते हैं, क हलंत जो स से हमारा अक्ष, त हलंत जो र से त्र, ज हलंत जो य से ज्ञ, तालाब स हलंत जो र से श्र। ठीक है, ये हमारे होते हैं संयुक्त व्यंजन हमारे ये होते हैं। अगले बात करते हैं वर्णमाला को हम एक नंबर में पढ़ते हैं, जो हमने अपने पहले कक्षा में और दूसरे कक्षा में हमने भी पढ़ा, यानी कि पहले क्लास और दूसरे पार्ट में हमने उसको पढ़ा, उसको हम देख लेते हैं कि कुल स्वर वर्ण की कुल स्वरों की संख्या कुल कितनी होती है? 13 होती है। ये हमारा स्वर वर्ण होते हैं हमारे 11 और 2 हमारे होते हैं, कुल स्वरों की संख्या कितनी होती है? 13 होती हैं। ठीक है, जिनमें से 11 होते हैं स्वर होते हैं, 2 हमारे होते हैं अयोग्यवाह होते हैं, या क्या होते हैं? अंग और अ होते हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं स्पर्शी व्यंजन की संख्या कुल कितनी होती है? 25 होती है। कहाँ से कहाँ तक होती है? क वर्ग से लेके प वर्ग तक के म तक होती है, हमारे स्पर्श व्यंजन होते हैं। द्वितीय व्यंजन की संख्या कितनी होती है हमारे? 2 होती है, ड और ड होते हैं। अंतस्थ व्यंजन की संख्या कुल कितनी होती है? 4 होती है। उस व्यंजन की कुल संख्या कितनी होती है? 4 होती है। संयुक्त व्यंजन की संख्या कुल कितनी होती है? 4 होती है। टोटल जोड़ने पर हमें कितना आता है? 52 होते हैं, जो हम पहले कक्षा में पढ़ चुके हैं कि कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो 52 होती हैं। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं संधि के बारे में पढ़ते हैं कि संधि क्या होते हैं। ठीक है, तो हम शुरू से पढ़ते हैं ना कि 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार या होने वाले परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। फिर से देखते हैं, 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार या होने वाले परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? हम उसको कहते हैं अपना संधि कहते हैं। उदाहरण के तौर पर देखते हैं, जैसे विद्या जोड़ अर्थी क्या होता है हमारा? विद्यार्थी। यहाँ पे देखते हैं हमारा एक आ जोड़ अ मिलने से क्या बनता है हमारा? आ बनता है, जैसे यहाँ पे क्या होगा हमारा? विद्यार्थी। फिर देखते हैं शिक्षा जोड़ अर्थी शिक्षार्थी, फिर आ जोड़ अ के मिलने से क्या बना हमारा? आ बनता है। अब देखते हैं कि संधियों के कुल कितने भेद होते हैं, इनके कुल कितने प्रकार होते हैं। तो पहला हम देखते हैं स्वर संधि, फिर दूसरा होता है हमारा व्यंजन संधि, तीसरा हमारा होता है विसर्ग संधि। फिर से कितने इसके प्रकार होते हैं हमारे? 3 प्रकार होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब देखते हैं स्वर संधि हम कहते किसे हैं। तो स्वर संधि के बारे में बात करें तो स्वरों के बाद स्वर, अर्थात जब 2 स्वरों के मेल से, कितने स्वरों के मेल से? 2 स्वरों के मेल से होने वाले परिवर्तन को हम स्वर संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वर संधि उसे हम कहते हैं। फिर आपसे कोई पूछे कि स्वर संधि के कुल कितने भेद, तो कुल उनके कितने भेद होती है? उनके कुल होती है 5 भेदे होती हैं। से बात करते हैं दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि कहते हैं। फिर से देखते हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। तो दीर्घ संधि को कुल कितनी संख्याएं होती हैं? कुल कितनी संख्या होती है? 3 होती है, आ दीर्घी दीर्घु। फिर से देखते हैं, आ दीर्घी दीर्घु। बात करते हैं गुण संधि की कितनी होती है? कुल इनकी होती है 3, इनके भी भेद होते हैं। इनके कुल मात्रा या फिर इनके कुछ चिन्ह से भी इनको हम पहचानते हैं, जैसे कि हम देख सकते हैं ए, ओ और री। ठीक है, ये होते हैं हमारे गुण संधि। बात करते हैं वृद्धि संधि की होती है हमारे ऐ, औ। इनकी कुल हमारी कुल पहचान भी होती है। ये होते हैं 2 तो होते हैं। कौन सी बात कर रहे हैं? वृद्धि संधि कुल कितने होते हैं? 2 होते हैं। अब बात करते हैं यण संधि। यण संधि को हम बहुत से इसके भाग इसको हम देख सकते हैं, यानी कि कह सकते हैं य से लेके व तक के बीच में, जैसे कि या, यू, यू, ये और य हलंत, र हलंत, ल हलंत और व हलंत, ये होते हैं हमारे यण संधि होते हैं। अगले बात करते हैं हम अयादि संधि की। तो अयादि संधि होती है य, या, व के बीच का। ठीक है, किनके बीच का होता है? य या व के बीच का होता है हमारा अयादि संधि होती है। अब कोई आपसे पूछ ले कि दीर्घ संधि कहते किसे हैं, तो देखते हैं, यदि अ, आ,
हर्षी दीर्घी हर्षो दीर्घु के बाद समान स्वर आए, यानी कि जो ये चार हमारे हैं, समान मतलब कि अ के बाद अगला आ या अ ही आए, ई के बाद हमारा हर्षी या दीर्घी ही है, ऊ के बाद हमारा हर्षु और दीर्घु ही आए, यानी कि ये भी हो सकते हैं, इनके अलावा यही इनके रूप हो सकते हैं। अगर इन दो स्वरों के मिलाप से जो हमारा बने उसको हम कहते हैं दीर्घ संधि कहते हैं। जैसे हम उदाहरण के तौर पर देखते हैं कि अ जोर आ को मिलाने से क्या होता है हमारा आ होता है हमारा, आ जोर अ को मिलाने से हमारा क्या होता है हमारा अ होता है। फिर देखते हैं हमारा आ जोर आ के मिलाप से क्या बनता है हमारा आ बनता है। फिर से देखते हैं अ जोर आ को मिलाप से क्या बनता है हमारा आ बनता है, आ जोर आ के मिलाप से क्या बनता है हमारा आ बनता है, फिर आ जोर आ के मिलाप से क्या बनता है हमारा आ बनता है। और जैसे महात्मा की बात करते हैं, महात्मा क्या होता है हमारा महात्मा, महा जोर आत्मा, देखते हैं हमारा महा में हमारा क्या आया हमारा आ आया, फिर आत्मा भी हमारा आ आया, तो यहाँ पे क्या हमारा आ जोर आ मिलाप से क्या बना हमारा महात्मा बनता है। फिर बात करते हैं सेम दूसरा, हमने दूसरा देखा था हर्षी और दीर्घी का देखा था, तो हर्षी और दीर्घी के मिलाप से क्या बनता है हमारा दीर्घी बनता है। फिर दीर्घी और हर्षी के मिलाप से क्या बनता है हमारा दीर्घी बनता है। दीर्घी और दीर्घी के मिलाप से क्या बनता है हमारा दीर्घ ही बनता है। उसी प्रकार हमारा हर्षु और दीर्घु के मिलाप से हमारा ऊ बनेगा, फिर दीर्घु और ऊ के मिलाप से हमारा दीर्घु बनेगा, फिर दीर्घ ऊ और दीर्घ ऊ के मिलाप से हमारा दीर्घ ऊ ही बनेगा। जैसे हम हर्षी का एक उदाहरण लेके देखते हैं, जैसे बात करते हैं हरीश, तो हरी जोर ईस, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है हमारा हर्षी और दीर्घी आया तो क्या बना हमारा हरीश बना। रविंद्र, रवि जोर इंद्र, ठीक है। इनके बारे में हम और अध्ययन अपने अगले कक्षा में करेंगे। तब तक के लिए आप इन्हें अच्छे से पढ़ें और जो आपको डाउट हो उन्हें आप हमारे डाउट सॉल्व यानी कमेंट सेक्शन में आप हमसे पूछ सकते हैं, और अच्छे से पढ़िए। तब तक के लिए धन्यवाद।